साहब की कर्मस्थली रही हो, छत्तीसगढ़ साहब का श्रीराम साहब की कर्मस्थली रही है। गुरु घासीदास जैसे महापुरुष यहाँ पैदा हुए हैं, जिनका लोहा भारत नहीं पूरा विश्व मानता है, जिनकी एक एक वाणी में इतना बड़ा असर है कि उसको समझ लिया जाए तो पूरे देश की व्यवस्था परिवर्तित हो सकती है। और उस प्रदेश के लोग अगर सो रहे हो तो मुझ जैसा व्यक्ति निंदा करेगा। अब मुझ जैसे व्यक्ति को खुद पर शर्म आएगी कि बाबा साहब अम्बेडकर का मूवमेंट चलाते समय मैं अपने लोगों को खड़ा क्यों नहीं कर पाया, उनको अधिकारों के लिए सचेत क्यों नहीं कर पाया, उनको क्यों उठाकर ये नहीं कह पाया चलो उठो खड़े हो। लोकतंत्र कहता है इस देश की राजनीति छीन लो, इस देश की अर्थव्यवस्था छीन लो, बिल्कुल नहीं कहता। समझना पड़ेगा, हम लोगों को समझना पड़ेगा। जो लोग आज देश की सत्ता पर काबिज हैं वो जिन महापुरुषों को मानते हैं उन महापुरुषों को घर जाकर पढ़िएगा, संघ के आरएसएस के महापुरुषों को घर जाकर पढ़िएगा। सारे महापुरुषों ने अंग्रेजों की गुलामी की। जिस समय भगत सिंह, करतार सिंह सराभा, उधम सिंह, अशफाक उल्ला खां, चंद्रशेखर आजाद, ये तमाम महापुरुष जो आजादी की लड़ाई में शहीद हुए थे, ये लड़ रहे थे, फांसी के फंदे को चूम रहे थे। उस समय इनका महापुरुष सावरकर अंग्रेजों से माफी मांग रहा था लिखित में कि मैं माफी चाहता हूं, तुम मुझे जेल से रिहा कर दो, मैं ताहूं अंग्रेजों तुम्हारी गुलामी करूंगा। तो माफी मांग रहा। समझिए, इस देश के लिए जब इतिहास पढ़ोगे तो पता लगेगा, जब बहुजन इतिहास पढ़ोगे इस देश के लिए सबसे ज्यादा मरने वालों में नाम सबसे पहला किसी का आता है। जो देश की आजादी के लिए सबसे ज्यादा शहीद हुए हैं तो उस देश में सबसे पहले नाम आता है इस्लाम के मानने वाले लोगों का। जो लोग इस्लाम को मानते थे वो उनके सबसे ज्यादा सिर कटे हैं देश की आजादी में। दूसरे नंबर पर इस देश का बहुजन समाज आता है, जिसमें दलित और आदिवासी आते हैं। बड़े पैमाने पर हम लोगों की हत्याएं हुई हैं। कोई भी घटना उठाकर देख लीजिए, हम लोगों ने आजादी के लिए अपने सिरों की कुर्बानियां दी। ये तय है कि हाँ, आज उस इतिहास को गुम कर दिया गया, खत्म कर दिया गया है, जिससे कि हमारे आने वाली नस्लें उस इतिहास को ना पढ़ सके। भीमा कोरेगांव याद है? कितने लोग जानते हैं भीमा कोरेगांव? हाथ उठाकर बताइए। याद है भीमा कोरेगांव? ये भी पता है क्यों हुआ था भीमा कोरेगांव? आज ये कहते हैं कि अंग्रेजों की तरफ से हमने लड़ाई लड़ी थी। नहीं, हमने वो लड़ाई इसलिए लड़ी थी कि हम अपनी क्षमता बताना चाहते थे। हम वो जो झाड़ू और जो हांडी थी उसको उतारना चाहते थे, तभी हम 500 लोगों ने 28,000 की ऐसी तैसी की थी वहां। तो ये चीजें अपने दिमाग में याद रखो, ये चीजें, ये इतिहास अपने दिमाग में याद रखो। हम अन्याय करने के लिए नहीं जन्मे। हमारे एक भी महापुरुष ने ये नहीं कहा कि कल तुम ताकतवर हो जाओ तो दूसरे लोगों पर अन्याय करना। एक भी महापुरुष के एक भी लेख में कहीं नहीं मिलता। जितने महापुरुष हैं कहीं नहीं मिलता। मेरी बड़े बड़े कैडर के लोगों से बात की, मैंने पूछा क्या एक भी महापुरुष ये कहकर गया है कि जब तुम ताकतवर हो जाओ तो जिन लोगों ने तुम्हारे साथ गलत किया तुम उनके साथ गलत करो? उन्होंने कहा नहीं भैया, नहीं मिलता। किताबें पढ़ी, नहीं मिला, नेट पर ढूंढा, नहीं मिला। जब हमारे महापुरुषों ने ये नहीं बताया कि जिसने हमारे साथ गलत किया हम उसके साथ गलत करें, तो गलत तुम करेंगे नहीं, क्योंकि हम अपनी व्यवस्था से बाहर आज तक नहीं चले। जब हम गुलाम रहे हमने लगातार कई हजार साल गुलामी झेली। जब हम बढ़े तो लगातार बढ़ ही रहे हैं। तब समझिए, यहाँ की शासन सत्ता पर अगर कब्जा करना है, यहाँ की सामाजिक व्यवस्था अगर परिवर्तित करनी है और ये चाहते हो कि भारत का इतिहास फिर बदले, फिर यहाँ सम्राट अशोक का राज स्थापित हो, अगर ये चाहते हो कि यहाँ फिर छत्रपति शिवाजी महाराज पैदा हो, और अगर ये चाहते हो बाबा साहब अम्बेडकर साहब का, काशीराम साहब का सपना पूरा हो, तो वो व्यवस्था जो साहब काशीराम साहब ने चलाई थी, मूवमेंट की व्यवस्था, कि एक व्यक्ति खड़ा होगा अपने घर से एक रोटी कम खाएगा लेकिन मूवमेंट में अपना योगदान बिल्कुल देगा, तो खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। ये आपका बेटा, ये आपका भाई आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता है, नम्र निवेदन करता है, जो कहे वो करने के लिए तैयार है। लेकिन एक बार भीम आर्मी के लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो जाइए। और ज्यादा समय नहीं मैं कहता, सिर्फ 5 साल भीम आर्मी के लोगों पर आंख बंद करके विश्वास कीजिए। 5 साल के अंदर इस देश की तस्वीर ना बदल दी ना, तो कहता तो मैं बहुत गलत हूं, इस देश की तस्वीर ना बदल दी ना, तो दंड जो आप दोगे वो विनय रतन और चंद्रशेखर आजाद नाम के दोनों लोग स्वीकारने के लायक होंगे, जो दंड जब आप दे दो। 5 साल बिल्कुल बदल देंगे। अब मैं लेकर चलता हूं बाबा साहब के पास। जब बाबा साहब को पढ़ते हैं, देश की अर्थव्यवस्था, देश की कानून व्यवस्था, देश की कोई सी भी व्यवस्था हो, वो सब बाबा साहब के लिखित द्वारा जो बुकें हैं उनसे होकर के जाते हैं। हमारे प्रधानमंत्री ने नोटबंदी की थी, याद है? वो बाबा साहब द्वारा लिखित पुस्तक से लिया गया वो था सिस्टम, लेकिन वो सिस्टमेटिक तरीके से लागू नहीं किया गया।
अपने लोगों के पैसे बचाने के लिए लागू किया गया, इसलिए फेल हो गया। आज भी उड़ीसा तो आपसे लगता हुआ जिला है ना। सबलपुर में कौन सा बांध है वो? हीराकुंड। कौन सा ना बांध है? हीराकुंड बांध। गए हैं वहां कभी? वो किसकी थ्योरी पर बना हुआ पता है? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की थ्योरी। और बताइए वहां की क्वालिटी क्या है, या डिसक्वालिटी याद है किसी को? कर गए हैं आरबीआई का व्यवस्था भी बाबा साहब का ही बिल्कुल किया उन्होंने, लेकिन पहले बांध की बात कर लेते हैं। बिल्कुल। देखिए देश का सबसे बड़ा बुद्धिजीवी, जिसको अमेरिका ये कहता था कि बाबा साहब अगर यहाँ पैदा होते तो हम न जाने क्या करते, हम न जाने क्या करते। अलग अलग देशों ने बाबा साहब के विषय में थ्योरी दी है। हीराकुंड बांध बताया ना नाम आपने, हीराकुंड ही ना। हीराकुंड बांध डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की थ्योरी पर बना हुआ है। वहां माननीय महात्मा गांधी की फोटो है, स्टैचू है। वहां जवाहरलाल नेहरू की स्टैचू है कि बाबा साहब अम्बेडकर इतने बेकार व्यक्ति थे कि उनकी स्टैचू वहां नहीं लग सकती। इस देश का सबसे बुद्धिजीवी व्यक्ति, उसकी स्टैचू वहां नहीं लग सकती। क्यों नहीं लग सकती? वो इसलिए नहीं लग सकती कि बाबा साहब इस देश की जाति व्यवस्था के एक विशेष वर्ग के व्यक्ति थे। बाबा साहब इस देश में शास्त्रों में वर्णित ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र से भी निम्न अति शूद्र में आने वाले व्यक्ति थे। बाबा साहब वो व्यक्ति थे जिसके शास्त्रों में लिखा हुआ है, शास्त्रों में लिखा हुआ है कि शास्त्र पढ़ ले तो जीभ काट ली जाए और शास्त्र सुन ले तो कानों में शीशा पिघलाकर डाल दिया जाए। उस व्यक्ति की फोटो को से ये लोग खुश हो पाएंगे? नहीं। देश की अर्थव्यवस्था जिससे चलती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसमें आपके छोटे छोटे खाते खुले होते हैं, जिसमें हमारे प्रशासन के लोगों की तनख्वाह आती है, जिसके तहत जिसमें देश की अर्थव्यवस्था निहित रहती है, और सरकारी योजना भी अगर कोई बनती है उसके द्वारा जो पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन जो आता है उसी के तहत आता है। वो थ्योरी भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा दी गई थ्योरी। तो हम तो उस परिवार के व्यक्ति हैं जिन्होंने इस देश को संविधान दिया, और जब संविधान ही नहीं दिया इस देश की उन्नति के सारे मार्ग खोल दिए। हम तो उनके परिवार के लोग हैं, और हम सिर्फ शांत और घर में सो रहे हैं। क्या हम लोगों को शर्म नहीं आनी चाहिए? हाथ उठाकर बताइए भाई। मुझे तो लगता है कि मुझे तो शर्म आनी चाहिए। तो इस देश की व्यवस्था को मोड़ने में कामयाब नहीं होंगे बिल्कुल। अब लेके चलता हूं आपको सन 1947 से पहले। इस देश में जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, तो मुझे बताइए ईस्ट इंडिया कंपनी इस देश में कैसे आई? ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल और गुजरात के जरिए इस देश में व्यापार करने आई। अपने व्यापार को लेकर वो लोग यहाँ आए। जब वो यहाँ पर आए तो यहाँ के काले अंग्रेजों ने, जो तथाकथित मनोवादी रहे हैं, उन लोगों ने उनको यहाँ आश्रय दिया, और हम लोगों को जो यहाँ के मूल निवासी थे, हम लोगों को मारा पीटा, हम लोगों की क्षमता पर शक किया, और इस देश को उन्होंने व्यापार के तहत गुलाम बना दिया। हम गुलाम रहे, व्यापार के तहत गुलाम रहे। अब मैं लेकर के चलता हूं सन 2022 में। क्या सन 2022 में देश का व्यापारीकरण नहीं किया जा रहा है? रेलवे नहीं बेचा जा रहा है, बीएसएनएल नहीं बेचा जा रहा है, सारी खनिज संपदा नहीं बेची जा रही है। मुझे बताइए एक चीज ऐसी जो मैं बेची जा रही हूं तो किस ओर देश जा रहा है? क्या देश गुलामी की ओर नहीं भेजा जा रहा है? ये सारी चीजें भेज दी, सिर्फ एक ही चीज तो रह गई है बेचनी, जिसको बेचना है। रक्षा मंत्रालय को बेचना बाकी है, इसको और बेच दिया जाए। ये जो वर्दी वाले लोग हैं सबको बेच दिया जाए, जो बिना वर्दी के जो इंटेलिजेंस के लोग उनको बेच दिया जाए। क्या होगा उसके बाद देश का? क्या होगा? हाथ जोर से बताओ, डर थोड़ी भाई। देशद्रोही तो लग सकता है, राजद्रोह लग सकता है, सरकार यही तो करती है, हर बार यही करती है। भगत सिंह को भी तो महात्मा गांधी जी ने राजद्रोही बताया था, आतंकवादी बताया था। क्या जब उस समय पर वो व्यापार करके इस देश को गुलाम कर सकते हैं, क्या अडानी और अंबानी इस देश को गुलाम नहीं बना रहे? आज हमारे खेत से पैदा हुआ अनाज जो हम 5 रुपए किलो बेच देते हैं, वो अडानी की फैक्ट्री में जाकर 500 रुपए किलो कैसे हो जाता है? कभी सोचा है? नहीं सोचा ना। गुजरात के अंदर बड़े बड़े स्लॉटर हाउस कैसे खुल रहे हैं, बड़े बड़े हाउस कैसे खुल रहे हैं, जिसमें पूरे देश की जो कृषि की संपदा है उसमें वहां स्टोर किया जाएगा। जब भुखमरी की कगार पर हम होंगे बिल्कुल हिटलर शाही की तरह, फिर उसको 500-1000 रुपए किलो बेचा जाएगा। क्या होगा उसका? कभी सोचा है कि नक्सलवाद पैदा कैसे होता है? कल हम लोगों को जब हम सहारनपुर में लड़ाई लड़ रहे थे, हम लोगों ने जवाब दिया हमारी बेटे को तलवारों से क्यों काटा गया, हमारे लोगों को क्यों मारा गया, हमने जवाब दिया। तो उन लोगों ने कहा ये नक्सलवादी।
हम लोगों का हम नक्सलवादी हैं, जब हम नक्सलवाद का मतलब नहीं जानते फिर हमने नक्सलवाद पढ़ा। भाई नक्सलवाद क्या है, बिल्कुल पढ़ा तो पता लगा इस देश का दलित आदिवासी जब अपने अधिकार के प्रति सचेत हो जाता है, संविधान हाथ में लेकर चलता है, अपने अधिकार मांगता है, तो उस समय इस देश में उसको नक्सलवादी बना करके गोली मारने का काम किया जाता है। तब पता लगा। तो हमें समझना पड़ेगा, जब जब हम लड़ेंगे ये हमें डराएंगे, ये हमें धमकाएंगे, हो सकता है हमको गोलियां मारी जाए। अगर हम रुक गए तो समझो झुक भी गए और बिक भी गए, और अगर हम ना रुके तो ध्यान रखिएगा ये बात कि जीवन और मरण ना आपके हाथ में ना मेरे हाथ में, प्रकृति का नियम है। जो जिसने जन्म लिया है वो मरेगा पहले भी। जिनको भगवान कहा जाता होगा वो भी गए, उनका जन्म हुआ है वो भी मर गए। आपका भी जन्म हुआ है तो आप भी मरेंगे, मेरा भी जन्म हुआ है तो मैं भी मरूंगा। अगर अपने अधिकारों के प्रति लड़ता हुआ अगर मैं मरता हूं तो मुझको क्या कहा जाएगा? और अगर मैं अपने अधिकारों को प्रति नहीं लड़ता हुआ नहीं मरता तो क्या कहा जाएगा? गद्दार कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? जोर से बताइए, मेरे कानों तक आवाज आनी चाहिए। और अगर मैं लड़ते हुए मरता हूं नहीं कहा जाएगा ना? बिल्कुल। तो कॉन्स्टिट्यूशन मुझे आजादी देता है इस देश में जन आंदोलन करने की, कॉन्स्टिट्यूशन मुझे आजादी देता है अपने अधिकारों को मांगने की, कॉन्स्टिट्यूशन मुझे आजादी देता है सड़क पर खड़ा होकर चीख चीख कर चिल्लाकर अपनी बात को रखने की। तो मैं उस कॉन्स्टिट्यूशन का प्रयोग करके इस देश की व्यवस्था को बदलूंगा। हम इस देश की व्यवस्था को मिलकर बदलेंगे। और पुनः जिन लोगों ने सम्राट अशोक को ना पढ़ा हो, चंद्रगुप्त मौर्य को ना पढ़ा हो, तो पढ़िएगा। सम्राट अशोक ने तलवार के बल पर शासन व्यवस्था लागू की, बिल्कुल लागू की। लेकिन उस शासन व्यवस्था पर जब उसको पता लगा कि तलवार के बल पर शासन चलाया नहीं जा सकता, तो सम्राट अशोक ने तथागत बुद्ध की नीति पर इस देश को अखंड भारत बनाया और शांति समृद्धि न्याय क्या होता है उसकी शासन व्यवस्था को लागू किया। और अगर हम भी लड़ते हैं, लड़ करके आगे की ओर चलते हैं, तो हम भी इस देश के अंदर अपने महापुरुषों की व्यवस्था को लागू करेंगे। न्याय समृद्धि क्या होती है, शासन क्या होता है, ये बताएंगे, यहाँ की व्यवस्था को परिवर्तित करेंगे। और वो लोग जो लोग सिर्फ सपने देख सकते हैं, जो लोग ये सोचते हैं कि यार क्या हम भी विधायक बन पाएंगे, ये छोटा भाई राजकुमार जांगड़े, क्या किसी को अंदाजा था कि राजकुमार जांगड़े को छत्तीसगढ़ में नहीं पूरे देश में जाना जाएगा? ये बैठा हुआ दिनेश, मैंने पूछा भैया 1 साल कहाँ रहे? उन्होंने कहा भैया लॉकडाउन में कमर टूट गई थी, मजदूरी करने गया था। मैंने कहा कहाँ? जम्मू कश्मीर। क्या वहां टीम थी? ये वहां छत्तीसगढ़ से जाकर कई हजार किलोमीटर दूर भीम आर्मी की मीटिंगें करता है, अपनी मजदूरी छोड़कर मीटिंगें करता है। क्या हम व्यवस्था परिवर्तन नहीं कर पाएंगे? कर पाएंगे ना? क्या बुजुर्गों का आशीर्वाद साथ रहेगा? हाथ उठा के बताए मेरे बुजुर्ग, आशीर्वाद साथ रहेगा? युवा भाइयों का सहयोग साथ रहेगा? तो कुछ दिन का समय दीजिए, बिल्कुल दीजिए। इस देश में जो रिश्वतखोरी बड़े पैमाने पर है, जिस रास्ते से मैं चलकर आया रायपुर से सारंगगढ़, वो रास्ता लगभग 40 किलोमीटर का बीच में टूटा फूटा पड़ा है। मैंने पूछा भाई ये क्या है? तो भैया इसका तो 2 बार बजट पास हुआ है, पिछले साल हुआ था जब आंदोलन क्या बन गया था, फिर टूट गया है। ये जो रिश्वतखोरी देश में है, जो भ्रष्टाचार देश में है, जो लोग भ्रष्टाचार करते हैं, अगर हम जैसे लोगों को जीवन में एक बार मौका मिल गया ना, हम जैसे सिद्धांतिक लोगों को जो अपने सिद्धांत पर खड़े रहते हैं, एक बार मौका मिला तो अच्छे अच्छे उन भ्रष्टाचारियों को इलाज कर देंगे। उनका जहां असली घर है ना, वो करोड़ों रुपए की कोठी जो बनाकर रखते हैं हर जिले में, जिसको जेल कहा जाता है, उनको वहां भिजवाने का काम कर देंगे। अपने सिद्धांत को जिंदा रखिए। महापुरुषों ने जो बताया सिर्फ उस सिद्धांत को जिंदा रखिए। उस सिद्धांत की बदौलत ही साहब काशीराम साहब ने एक सब्जी का ठेला लगाने वाले व्यक्ति को विधानसभा भिजवाया है साहब, बिल्कुल भिजवाया। तो सिद्धांत को जिंदा रखिए, ना झुकने, ना बिकने, ना रुकने वाला समाज तैयार कीजिए। फिर देखिए इस देश की शासन व्यवस्था कैसे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के मानने वालों के हाथ में पहुंच जाती है।